हेलो दोस्तों। मैं अपने ऑडिट के सीए फाइनल ऑडिट के नोट्स शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के उसमें एसेज के कुछ एसेज के नोट्स शेयर किए थे और इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट इस चैप्टर के नोट्स शेयर किए थे। और अभी मैं बाकी और काफ़ी सारे चैप्टर्स के नोट्स शेयर कर रहा हूँ। और एसेज के मैंने ट्राई किए कि जितने ज़्यादा, अभी मैंने पहले सारे नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने पढ़ा था पहले, बट नोट्स इतने अच्छे पहले नहीं बनाए थे। बट अभी मैं बना रहा हूँ। एग्ज़ाम जस्ट एक महीना भी नहीं बचा, एग्ज़ाम एक महीना बचा है। सो मैंने एसेज के मोस्टली एसेज के नोट्स बना लिए हैं। पर अगर अभी अभी राइट नाउ जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मैं बना रहा हूँ साथ साथ नोट्स। सो मैं अभी कहाँ तक पहुँचा हूँ? सो इट इज़ ऐसे 600 सीरीज़ अभी स्टार्ट हो रही है मेरी। 500 सीरीज़ तक कंप्लीट हो गया, तो 600 स्टार्ट हो रहा है। सो जब मैं ये शेयर कर रहा हूँ तो तब तक देखते हैं कितना हो सकता है। सो मैंने मोस्टली सारे एसेज कवर कर लिए। 600 एंड 700 सीरीज़ का देखिएगा मैंने कौन सा किया है कौन सा नहीं। सो काफ़ी सारे एसेज के मैं नोट्स शेयर कर रहा हूँ और काफ़ी सारे चैप्टर्स के भी शेयर कर रहा हूँ। एंड मैं ये आपको बताना चाहूँगा, डिस्क्लेम करना चाहूँगा कि मैं सारे नोट्स शेयर नहीं कर रहा हूँ, हर चैप्टर का शेयर नहीं कर रहा हूँ। जो मैं नोट्स जिन चैप्टर्स के शेयर कर रहा हूँ उन चैप्टर के 100% शेयर नहीं कर रहा हूँ। मैंने एज अ स्टूडेंट अपना जजमेंट यूज़ करके ये नोट्स बनाए हैं। मैंने इन्हें अपने लिए बनाया था कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं कितना समझ के कितना याद रख सकता हूँ एग्ज़ाम्स के लिए, और कितना टाइम अवेलेबल है, ये सब कंसिडर करके मैंने इन्हें बनाया था। तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने कई चैप्टर्स के लिए अतुल अग्रवाल ने यूट्यूब पे हाईलाइट वीडियोस डाला था। उसने क्या किया था, जो चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं जो आ चुके हैं ऑलरेडी, उनको उसने हाईलाइट करवाया था, अंडरलाइन करवाया था मॉड्यूल से जो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने काफ़ी चैप्टर्स में उसका वीडियो देख के अंडरलाइन करके आंसर्स प्रिपेयर किए कि ये आंसर्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के, रिपीट होने के बहुत चांसेस हैं। सो काफ़ी चैप्टर्स के लिए अतुल अग्रवाल जी की जाए। और एसेज के लिए मैंने जो अपना ये भाई है, अपना हेमंत सोमानी जो रैंकर है, इसका मैंने क्वेश्चन बैंक रेफर किया था एसेज का। सो उसकी हेल्प से मैंने एसेज के नोट्स बनाए और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक था, काफ़ी कम्प्रिहेंसिव था। आरटीबीज़, एमटीबीज़ और पास पेपर्स का उन्होंने पूरा कंपाइल किया हुआ था। सो एसेज के लिए उसका, अतुल अग्रवाल के लिए इसका और मैंने भी खुद पर्सनली भी काफ़ी सारे पास पेपर्स में जाके देखे कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, अकॉर्डिंगली मैंने नोट्स बनाए। तो मतलब काफ़ी कम्प्रिहेंसिव हैं ये नोट्स, काफ़ी सारा इसमें कवर हो जाता है। तो पास पूरा आईसीआई के सोर्सेज बहुत सारे कवर हो जा रहे हैं आपके, और मॉड्यूल के जो बीच में आंसर्स दिए हुए हैं, ढेर सारे जो आंसर्स बन रहे हैं, और जो टीवाईके में टेस्ट नॉलेज में आंसर्स दिए हुए हैं, वो सब भी मैंने कवर करने की कोशिश किया है। सो मैंने काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश किया है, बट स्टिल ऑडिट 100% कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन मैंने स्टिल 100% भी नहीं किया है। मैंने आई डोंट नो कितना 60, 70, 80% किया होगा कुछ। सो आपको अभी ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि एक बार पन्ने पलटा के चेक करना कि मैंने कौन से आंसर्स कर लिए हैं कवर, कौन से आंसर्स नहीं किए हैं कवर। आपको अगर लगता है कि आपके ख्याल से कोई और भी इंपॉर्टेंट है तो उसको भी कवर कर लो। लेकिन लेकिन अभी टाइम ही इतना लिमिटेड है। तो अगर जान बचे तो पहले ऐसे करो कि मैंने नोट्स देखो और उन्हें रेफ़र करो, उनसे पढ़ो। और अगर आपको लगता है कि आपके पास समय बच रहा है, आपके पास एनर्जी बच रही है और कर सकते हो आप, तो आप और भी करो। पर मुझे लगता था जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने कर ली। हाँ, कुछ अनइम्पॉर्टेंट भी आ गया होगा इसमें। मैं अभी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं, बट इसमें हमें एक बैलेंस रखना पड़ेगा, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी का। सो क्वांटिटी हमें नंबर ऑफ, मतलब जितना वाइड, जितने हम नंबर ऑफ क्वेश्चन कर सके उतना अच्छा। क्वालिटी में जितना अच्छे से आप उसको याद रख सको। मैंने बहुत मेहनत करके ऑडिट का पूरा याद किया था महीनों पहले, एंड अभी वो सब वाइप आउट हो चुका था। सो मुझे पिछले 1-2 महीने में जो मैंने मेमोराइज़ किया, याद किया दोबारा से ऑडिट को, उसको बार बार रिवाइज़ किया है, मुझे वो याद है। आज से 1 साल पहले मैंने ऑडिट को याद किया था जो वो पूरा भूल गया, पर आज से 1 महीने पहले मैंने जो याद किया था ऑडिट, वो मुझे याद है, क्योंकि वो 1 महीने पहले वाले को मैंने रिवाइज़ किया मल्टीपल टाइम्स, पर 1 साल पहले वाले को मैं भूल चुका हूँ। सो क्वालिटी मीन्स आपने आज कोई आंसर याद किया, कल परसों, उसके बाद एटलीस्ट 2-3 दिन तक उसको लगातार रिवाइज़ करो। 1 हफ्ते 10 दिन बाद उसको वापस से रिवाइज़ करो। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये बात, क्योंकि आपने आज कोई मेहनत की तो वो पूरी वेस्ट जाने वाली है अगर आपको एग्ज़ाम में वो याद नहीं आता है। सिंपल, ठीक है। चलो, सो मैंने नोट्स के बारे में बता दिया, बहुत बकवास कर रहा हूँ, चलो जल्दी कंप्लीट करता हूँ। चलो नोट्स के बारे में बता दिया मैंने, कम्प्रिहेंसिव है, काफ़ी मैंने मेहनत करके बनाया है, ठीक है। मैंने अपने 100% दिया, पर आप लोग भी अपना थोड़ा सा एफर्ट्स डाल के एक बार चेक कर लेना आपके ख्याल से ये ठीक है या नहीं, ठीक है। चलो, उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। चलो, अरे मैं कितनी हेल्प करूँगा यार आपको, मैं मतलब इन द सेंस मैं आपको क्या क्या दे सकता हूँ। मैं आपको सब कुछ तो नहीं शेयर कर सकता ना। मैं आपको पूरा तो आपके बिहाफ पे जाके पेपर तो नहीं दे सकता। मैं तो सिर्फ जो मैंने अपने बनाए थे सिर्फ बांट सकता हूँ एज दोस्त की, भाई तेरे को काम आ जाते, जो भी है, बॉय गर्ल व्हाटएवर। सो बनाता मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, आंसर को पढ़ता हूँ। अगर छोटे छोटे बुलेट्स वाले आंसर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक SQC 1 रहता है अपना,
उसमें इसमें आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, आंसर को पढ़ता हूँ। अगर अच्छे से छोटे छोटे बुलेट्स वाले आंसर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक SQC1 रहता है अपना, उसमें SQC1 में पहला ही है कि एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के एलिमेंट्स, ये पहला एक क्वेश्चन है उसका। तो उसके आंसर्स बुलेट्स में दिए हुए हैं। उसका आंसर है LECHEM, LECHEM, L से लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, E से एथिकल रिक्वायरमेंट्स, C से क्लाइंट कंटिन्यूंस एंड एक्सेप्टेंस फॉर्मेलिटीज़ एंड H से ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ऐसे टोटल 6-7 पॉइंट्स है LECHEM करके, निमोनिक है उसका। तो ये ईजी तो है यार, एक बुलेट में 2-4 शब्द तो लिखे हैं, वही तो तुमको याद करना है, तो उसको याद कर लो, समझो कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें क्या क्या आता है, समझ लिया, याद कर लिया, दैट्स इट। LECHEM निमोनिक बना लिया, दैट्स इट। अब जो पैराग्राफ्स में उसको कैसे पढ़ोगे, मान लो फॉर एग्जांपल कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस, कंप्लेंट उसी SQC1 में कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस करके एक क्वेश्चन है। तो वो पूरा बड़ा सा 2-3 लाइन्स का क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन में एक ही 2 शब्द इंपॉर्टेंट, सिर्फ कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस। अगर आप कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस जो आपकी फर्म के लिए आ रहे हैं कि आपकी फर्म ने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, वट सो वो पूरा इतना बड़ा 3 लाइन का क्वेश्चन है। तो वो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना एज इट इज़, तो वो 3 लाइन में ये 2 शब्द ज़रूर होंगे, कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस। तो बस इतना ये शब्द याद रख लो। और कोई ऐसा क्वेश्चन होता है फॉर एग्जाम्पल 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, और उसमें वो क्वेश्चन ना थोड़ा ट्विस्ट करके, थोड़ा मोल्ड करके आ सकता है। तो वो क्वेश्चन की लास्ट लाइन में कई बार लिखा होता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस, व्हाट आर द मैटर्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस, ब्ला ब्ला ब्ला। लास्ट लाइन में मोस्टली इंपॉर्टेंट बात लिखी होती है, बट बीच में भी लिखी हो सकती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसमें एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या चाह रहा है उसको भी रट लो, क्योंकि अगर तुमको याद नहीं रहा ना क्वेश्चन में, मतलब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का ये आंसर है, अगर तुमने गलत समझ लिया, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया, वो पूछना कुछ और जा रहा था, आपने कुछ और ही उसका भलता ही आंसर लिख दिया, पूछ कुछ और रहा था, आपने बता कुछ और दिया, ये गलती होने के बहुत चांसेस है, क्योंकि बहुत सेम लगने वाले क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। ध्यान से जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्वेश्चंस को भी लर्न कर लो कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस बारे में है। एग्जांपल दूँ क्या, ये देखो अभी मैं नोट्स बना रहा था। सो रिटन रिप्रेजेंटेशन टू डिटरमाइन वेदर अजम्पशंस एंड एस्टिमेट्स यूज्ड आर रीजनेबल। एक क्वेश्चन था इसमें ये कौन सा है रे, 580 वाला है ना, रिटन रिप्रेजेंटेशन जो ऐसे है तुम्हारा। तो उसमें एक सवाल बनता है, रिटन रिप्रेजेंटेशन टू डिटरमाइन वेदर अजम्पशंस एंड एस्टिमेट्स यूज्ड आर रीजनेबल। तो ये लाइन मैंने क्वेश्चन की लिख दी और उसको याद भी कर लूँगा मैं। और तुम ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना, पहला क्वेश्चन पढ़ना, इतना बड़ा एक पैराग्राफ का, एक पेज का पूरा क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन में इतना ही रिक्वायरमेंट रहेगा, तो पूरा और वो केस स्टडी आता है बेसिकली, तो केस स्टडी को तो कैसे भी चेंज कर सकते हैं, तो उसमें ये मेन रिक्वायरमेंट है। तो ये लाइन याद कर लो, अब उसके बाद उसका आंसर पढ़ो, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन पे बहुत ध्यान से क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लो, साथ में गलत आंसर मत करके आ जाइयो, ठीक है। उसके बाद जो पैराग्राफ्स वाले आंसर्स होते हैं, तो फॉर एग्जांपल एक पैरा है 4-5 लाइंस का, तो उसकी पहली लाइन शुरू हो रही, फॉर एग्जांपल तुम इमेजिन करो तुम एग्जामिनर हो, तुम अपना आंसर, तुम एक बच्चे का आंसर चेक कर रहे हो, तो अगर तुम्हारे पास 4 पैराग्राफ्स में आंसर लिखा हुआ है और बच्चे ने फर्स्ट पैरा का क्या किया, 5 पैरा का फर्स्ट पैरा जो पहला पैराग्राफ था उसमें 5 लाइनें थी, ठीक है। तो उसमें 5 लाइनें थी, लेकिन वो सेंटेंसेस में डिवाइडेड था। फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हुआ, बीच में खत्म हुआ, बीच में जाके फिर सेकंड स्टार्ट हुआ, फिर बीच में खत्म हुआ, फिर थर्ड स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ। सो एक पैराग्राफ 3 सेंटेंसेस में डिवाइडेड था। तो हर सेंटेंस का स्टार्टिंग में जो कुछ वर्ड्स होते हैं कि वो जो बोलना चाह रहे हैं, तो एग्जाम्पल लो कि कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस, सो उसका मैंने बनाया था निमोनिक फ़कीर। कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस फ़कीर लोग करते हैं, FOCIR, फ़कीर, ठीक है। सो F से ये स्टार्ट होता है, फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट इट डील्स अप्रोप्रिएटली विद, फिर उसमें 2 उसके बच्चे बनाए थे, उसका एक पार्ट, दूसरा पार्ट, दैट इट डील्स अप्रोप्रिएटली विद कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस दैट वर्क परफॉर्म्ड फेल टू कंप्लाई विद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स। दूसरा बच्चा कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद फर्म्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। सो ये मैंने जो ये रट्टा मारा, तो ये वाला पूरा, और स्पेशली जो फर्स्ट, मान लो तुम चेक कर रहे हो और तुमने देखा उसका पहला पैराग्राफ ही बच्चे ने एज इट इज लिखा हुआ है, तो तुम्हें लगे ना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि एज इट इज लिखा है बच्चे ने, चलो आगे का भी अच्छा ही होगा। तो एक फर्स्ट इंप्रेशन के लिए हमेशा जो फर्स्ट पैरा होता है, जो स्टार्टिंग पार्ट होता है आंसर का, उसको अच्छे से याद करो, ज़्यादा से ज़्यादा वो पूरा ही कवर कर लो, ट्राई करो जितना हो पाए, जितना तुम्हें जाना है पूरी लगा दो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, फिर सेकंड वाला भी को भी उतनी, मतलब जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हो थोड़ी इंपॉर्टेंस कम देते जाओ। सेकंड पैरा में गए तो उसका सेकंड पैरा का जो मेन पार्ट है, फॉर एग्जांपल वो सेंटेंसेस में डिवाइड होता है, तो सेंटेंस का पहला हिस्सा उठा लो, ठीक है। फिर सेकंड, जैसे फर्स्ट पॉइंट बता दिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ, O, F से फर्म शुड एस्टैब्लिश, ठीक है। O फ़कीर, O FOCIR, O से ओरिजिनेट, है ना। कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस में ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन, है ना, हाथों का भी यूज़ करो, साथ में जेस्चर्स यूज़ करो, फ्रॉम विद इन और आउटसाइड फॉर्म, ठीक है। इतना सा याद किया मैंने। सेकंड पैरा भी बड़ा सा था 4 लाइन का, पर इतना याद रखा। सी से क्या था यार, क्लियरली एस्टैब्लिश चैनल्स, नहीं, इट वाज चैनल्स फॉर फर्म चैनल्स फॉर पर्सनल टू
to raise any concerns, channels for personnel to raise any concerns, ठीक है. Then I say investigates, firm in channels for personnel to raise any concerns, ठीक है. Then I say investigates, firm investigates such complaints and allegations as per established policies and procedures. R say results, where investigations, where results, where results of investigation, जब मतलब रिजल्ट आ जाता है इन्वेस्टिगेशन का तो फर्म टेक्स अप्रोप्रिएट एक्शन. इट फॉर्स कि रिजल्ट आ जाता है इन्वेस्टिगेशन का, हाँ, वेयर रिजल्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंडिकेट डेफिशिएंसीज तो फर्म टेक्स अप्रोप्रिएट एक्शन, ऐसा कुछ था, ठीक है. सो समझो फर्स्ट पैरा को जितना ज़्यादा मतलब तुम चेक कर रहे हो, तुम सोचो तुम्हारे हाथ में यहाँ पे एक वो है आंसर शीट है ICAI की और यहाँ पे बच्चे का लिखा हुआ है, तो उसका फर्स्ट पॉइंट एज मैच कर तुम्हारा इंप्रेशन बना, चलो अच्छा लिखा है बच्चे ने. सेकंड वाला भी मोस्टली मैच किया, थर्ड भी मोस्टली मैच किया, फोर्थ भी मतलब मोस्टली स्टार्टिंग वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो. सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट में स्टार्टिंग मतलब पैराग्राफ का स्टार्टिंग उठा लो, है ना. फर्स्ट जो सेंटेंस है वो 2 लाइन का है तो पूरा 2 लाइन नहीं, उसका आधा या 1 लाइन उठा लो. फिर उसका पैराग्राफ का सेकंड सेंटेंस का स्टार्टिंग वाला पार्ट उठा लो. यहाँ बीच बीच के तुमको कोई बड़ा कोराबोरेटिव एविडेंस, है ना, रिटन रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो बड़े बड़े ऐसे नहीं हाई फाई वर्ड्स होते हैं वो उठा लो. क्योंकि वो हाई फाई वर्ड्स क्या होता है, वो जो चेकर के पास ये जाएगा ना, आंसर शीट जाएगी, उसमें बोल्ड किए हुए रहते हैं कि ये वर्ड है क्या, ये सेंटेंस है क्या, ये कीवर्ड है क्या, तो तुम्हारे इसमें वो मिलेगा तो वो उधर तुम्हारा आधा एक मार्क देता जाएगा तुमको, ठीक है. चलो अच्छा, मैं हमेशा अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि यार तुम लोग हमेशा उनसे एडवाइसेस लो जिन्होंने वो किया है, जिन्होंने वो अचीव किया है. से अगर तुमको जानना है मैं पास कैसे हूँ, मैं एग्जामिनेशन कैसे लाऊँ, मैं रैंक कैसे लाऊँ, तो उसकी बात सुनो जिसने वो अचीव किया हो. अपने कोई भी पगलू दोस्तों से मत पूछो कि भाई कैसे पढ़ना है, ये क्या करना है, वो क्या. अरे यार उनसे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारे 90% बच्चे फेल होते हैं, 80% बच्चे फेल होते हैं, तो उनसे आप किसी से भी क्यों पूछ रहे हो कि कैसे पढ़ना है. अब उनसे पूछो ना जिनको पढ़ना आता हो, जिन्होंने वो किया हो जो आपको करना है. आपको क्या करना है, पास होना है ना, एग्जामिनेशन लाना है ना, रैंक लाना है ना, तो जाके उन लोगों की बात सुनो ना, उनकी एडवाइस सुनो ना जिन्होंने वो किया हो. तो इसलिए जो तुम मेरी एडवाइस क्यों सुन रहे हो, मैं अभी तक CA नहीं बना हूँ, अभी मेरा पहला एग्जाम है अभी नवंबर में CA फाइनल का. मेरी बात क्यों सुन रहे हो आप लोग, क्योंकि मैं आपको समराइज़ कर रहा हूँ. मैंने बहुत सारे रैंकर्स की वीडियोस देखे हैं, मैंने लिटरली 2-3 सालों से मैं यही कर रहा हूँ पागलपंती कि रैंकर्स की वीडियोज़ देख रहा हूँ एंड स्ट्रैटेजीज़ बना रहा हूँ एंड उस हिसाब से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ. तो मैं रैंकर्स की सारी एडवाइजेस को समराइज़ कर रहा हूँ तुम्हारे सामने. सो वो मेरा पर्पज़ है कि जो मैंने सीखा है रैंकर्स की बातें सुन के वो तुम्हें बताऊँ, तुमसे बांटूँ कि तुम भी ये करो, मैं भी ये कर रहा हूँ, तुम भी ये करो, चलो मिल के पास होते हैं, राइट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. तो इसलिए मेरी भी इसलिए सुनो क्योंकि मैं रैंकर्स का ही बता रहा हूँ. मैं बार बार रैंकर्स का नाम देता हूँ, अतुल अग्रवाल, अपना हेमंत सोमानी और अपना और कौन होते हैं, बहुत सारे रैंकर्स हैं, सबके नाम आती हैं, ठीक है. अपना ये अभी नया आया है अपना रॉक स्टार, क्या नाम है इनका, ये शुभम केसवानी भाई, है ना. इतने सारे अच्छे रैंकर्स हैं, इतना कंटेंट डाल रहे हैं मस्त. बस उनकी बातें सुनो, उनकी एडवाइस सुनो, वो लोगों ने वो किया है जो तुम करना चाहते हो, तो उनकी एडवाइस सुनो, सिर्फ उनकी एडवाइस सुनो. अपने दोस्तों के किस्से सुन लो कि तुमने क्या क्या गलतियाँ की वगैरह, पर उनकी लिटरली बातों को उनसे एडवाइस मतलब जिनको जो फेल हुए हैं या जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने बहुत सी ऐसी गलतियाँ की होगी, उन्होंने अगर तुमको बता दिया वो अपना, तो तुमने भी वही गलतियाँ ना रिपीट कर लो कहीं. इसलिए चलो सही लोगों से एडवाइसेस लिया करो. यूट्यूब पे जाके रैंकर्स की देखो, अगर इसे रैंकर को पर्सनली जानते हो तो उनसे पूछो कैसे पढ़ा वगैरह, ठीक है. एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों पे दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस वाइड कवर करने की कोशिश करो और अपना ICAI का ऑर्गेनिक सोर्स लो. ICAI के पास पेपर्स देखो, RTPs देखो, MTPs देखो, उनका देखो ना यार, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो उनको पहले इंपॉर्टेंस दो, उनको करो. फिर एक्स्ट्रा तुमको लगता है जो अब तक नहीं आया वो भी आ सकता है, तो तुम्हारे हिसाब से उनको भी करो, पर जो आया है वो पहले करो, क्योंकि ऐसा होता है, रिपीट होता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, स्पेशली ICAI के लिए, तो ठीक है. उसके बाद अगर तुम में जान बच रही है तो फिर भाई कोई और सोर्सेज, कोई और टीचर्स की बुक्स को ब्ला रेफर करो, पर पहले ICAI तो कर लो. अरे वो तुम्हारा ऑर्गेनिक सोर्स, वो तो कर लो, उसमें से ही तुमको अच्छा स्कोर मिलेगा वगैरह, ठीक है. चलो क्वांटिटी मैंने बता दिया. क्वालिटी वाइज मैंने बताया ना, मैंने लिटरली पूरी ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की क्लास लगाई थी. मैंने बेस्ट टीचर्स के प्रवीण शर्मा सर, संजय सराफ सर, सबकी मैंने क्लासेस लगाई थी. सब वाइप आउट हो चुका है, अभी कुछ काम नहीं आ रहा है, कोई सब वेस्ट हो गए हैं, सब कोई टीचर की कोई काम नहीं आ रहा है. सारे मैंने इतने मोटे रजिस्टर्स बनाए थे, संजय सराफ सर और सबको उठा के अभी मैंने संजय सराफ सर, अपने प्रवीण शर्मा सर, सब जितने भी क्लासेस लिए थे, मनीष भंडारी सर, सबके उठा के मैंने साइड कर दिए. हाँ, एक होता है कि तुमने 1-2 साल पहले क्लासेस किया तो तुमको हल्की फुल्की अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा एक डेवलपमेंट हो जाता है, अपन को समझ में आ जाता है, तो वो प्रैक्टिकलिटी के काम आता है तुमको. लेकिन जब तुम थियोरेटिकली पढ़ रहे हो, जब तुम क्वेश्चंस कर रहे हो, जब तुम थियोरी रट रहे हो और एग्जाम्स में एग्जामिनर वो स्टूपिड पर्सन जो भी रहेगा, उसको अगर तुम, ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप वर्ल्ड के बेस्ट ऑडिटर भी हो, वर्ल्ड के एक्सपर्ट भी हो, है ना, लेकिन आपको अगर ICAI के वो कीवर्ड्स नहीं रहेंगे, अगर आपको रटा हुआ नहीं रहेगा, अगर आप एग्जैक्टली वो स्टेप्स फॉलो नहीं करोगे, तो यार ये थोड़ा सिस्टम है अभी भी ख़राब की. हाँ, लेकिन थोड़ा ही बोल रहा हूँ, 100% ऐसा नहीं है. कई बार आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे, अगर आपने आपके अजम्पशंस की बेसिस पे भी सॉल्व किया तो आपको मिलते हैं मार्क्स, माना. लेकिन काफ़ी सारा पार्ट ऐसा भी तो है ना यार कि
आपको एग्जैक्ट वो कीवर्ड्स को याद करके उनको रिप्रोड्यूस करना है, आपको एग्जैक्ट स्टेप्स फॉलो करने हैं। डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हो, एग्जैक्ट आपको बताना ही है। आपको प्रैक्टिकली नहीं बोल रहा हूँ, थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ। जैसे ऑडिट वगैरह के लिए आपको एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही लिखना है, आप अपने वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते हो तो वो, जैसे ऑडिट वगैरह के लिए आपको एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही लिखना है, आप अपने वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते हो तो वो आपको इसमें कितना सारा कॉन्टेंट है, कितना याद करना पड़ता है। सो वो बैड पार्ट है इसका। सो क्वालिटी के बारे में कि आपने अगर अभी कोई आंसर मेमोराइज किया, कुछ रटा, कुछ याद किया तो उसको बार बार रिवाइज करो, एग्जैक्ट वैसा का वैसा। जैसा तुम्हारे मॉड्यूल में अभी तुम्हारे सामने खुली हुई ना किताब, पेज पे जो लिखा हुआ ना, एग्जैक्ट उनको वैसा का वैसा चाहिए। तो वैसे का वैसा उनको चाहिए तो क्वालिटी के लिए उसको अभी रटो, अच्छे से याद करो और फिर उसको एग्जैक्ट रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करो। और उसमें तुमको हेल्प करेंगी बहुत सारी ट्रिक्स, जैसे कि निमोनिक्स बनाना, जैसे कि बार बार रिविजन्स करना, जैसे कि थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट इन्वॉल्व करना वगैरह। ठीक है, चलो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं मोटी बुक्स की देख के ना मेरी फटती है। मेरे को लगता है यार इतनी मोटी बुक कैसे होगा। तो मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मेरे को ऐसे ज़्यादा, हो सकता है तुम्हारा अलग सिस्टम हो, मेरे को ऐसे पर्सनली बहुत डर लगता है मोटी किताबों को और सब देख के। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऑडिट का एक चैप्टर पढ़ना है और उसके लिए मेरे को इतनी बड़ी मॉड्यूल की 400 पन्नों की मॉड्यूल उठानी पड़ी, 400 पन्नों की। तो इतनी बड़ी हाथ में बुक, इतना उसका वजन ही, और क्या बोलते हैं, एक चैप्टर के लिए मेरे को पूरा इतना बड़ा कैरी करना है। तो मैं घूम के वो पूरी मॉड्यूल लेके घूम रहा हूँ। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैंने एक बार मॉड्यूल से पढ़ लिया, पूरा चैप्टर याद कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। आप क्या करता हूँ, A4 साइज़ पन्ने उठाता हूँ 2-3, उन 2-3 पन्नों पे क्या करता हूँ जो मैंने एग्जैक्ट, क्योंकि मॉड्यूल में वो चैप्टर हो सकता है 30 पन्नों का, 50 पन्नों का, 80 पन्नों का हो, पर वो पूरा का पूरा उतना तुमको पूरे 80-50 पेजेस याद नहीं करने हैं। उसमें से तुमको 15-20-30 आंसर्स को याद करना है, जो कि हार्डली तुम चाहो तो 2 या 3 या 4 A4 साइज़ पेपर्स पे उतार सकते हो। A4 साइज़ पेपर कैसा होता है, इसमें लाइंस नहीं होती, तो तुम अपनी छोटी छोटी हैंडराइटिंग में एक पेज पे 5 से 7 आंसर्स लिख सकते हो मस्त एक साइड पे। फिर बैक साइड पे वापस से, मतलब हो सकता है आंसर बड़ा हो तो 2-3 या 5-7 आंसर सब लिख सकते हो। सो उससे आपके 15-20-30 आंसर्स हैं अगर किसी चैप्टर के, तो उनको तुम A4 साइज़, ऐसा मैं करता हूँ, ज़रूरी नहीं आप ही करो, तो मैं ऐसे 2-3 पेजेस पे उनको उतार देता हूँ और फिर उनके नोट्स बना के उनको ही बार बार फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं मॉडल को साइड रख देता हूँ। अगर मेरे को कोई चैप्टर पढ़ना है तो वो A4 साइज़ पेपर उठाता हूँ और उसको ही घूम के रिवाइज़ करता हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मल्टीपल रीडिंग्स देता हूँ। ऐसा मैं ट्राई करता हूँ। सो ऐसा आप भी कर सकते हो। अगर आपको लगे कि यार मैंने पढ़ लिया एक चैप्टर को अच्छे से, अब मुझे याद हो गया, अब मैं चलो एक बार बुक बंद करके अब अपने मन से उनको एक बार पेपर पे उतारता हूँ, 2-3 पेजों को यूज़ करके उन पे लिखता हूँ अच्छे से। ठीक है, सो 2-3 पेजों पे उनको अच्छे से उतार के, मतलब एक चैप्टर है फॉर एग्जांपल जैसे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, तो वो मॉड्यूल में वो सबसे छोटा चैप्टर है ऑडिट का, वैसे वो हार्डली 20 समथिंग पेजेस का ही, 20 पेजेस का ही है, बट स्टिल वो मैंने 2 या 3 पेजेस में मैंने उनको A4 साइज़ में लिख दिया, उनके सारे के सारे। उसमें आई थिंक कुछ 17 आंसर्स मैंने उनको भी मुझे याद है सारे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की, जो आपसे आई थिंक मैंने शेयर भी किया था ना। सो ऐसा यार ट्राई करो। तो ऐसे मैं ऐसे कोशिश कर रहा था कि काश ऐसा हो कि ऑडिट के सारे चैप्टर्स ऐसे मैं A4 साइज़ पेजेस पर उतार दूँ। हार्डली 50-60 कितने होंगे पन्ने, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60-100 पन्ने होंगे ना मॉड्यूल के, वो हज़ारों पेजेस है लिटरली। प्रोनाउंसमेंट उठा लो, चारों मॉड्यूल्स उठा लो, 3 या 4 जो भी मॉड्यूल्स हैं ऑडिट की वो उठा लो। मैं कोशिश कर रहा था, अभी मैं एसेज की नोट्स बना रहा हूँ, तो मेरा ये था कि जल्दी से जल्दी नोट्स बना लूँ, वो पेजेस पे सब सारा पूरा संसार समा जाए एसेज का, फिर उतनी मोटी बॉडी को उठा के पश्ची पे रख दूँ, मतलब ऐसे छज्जे पे रख दूँ कि भाई अब तो दिखना नहीं मेरे को, इतनी मोटी मॉड्यूल है लिटरली वो। सो इसलिए मेरे को देख के ही डर लगता है, इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, नहीं मतलब पढ़ने से पहले ही डर आ जाते हैं कि कैसे होगा। लेकिन इतने छोटे से तो हमारे पास हाथ में एक पन्ना होगा ना, कोई चैप्टर फॉर एग्जांपल 1 या 2 पेजेस में भी आ रहा है, तो तुमको लोगे क्या ही है, मतलब ये तो हो जाएगा आधे घंटे में, यूँ ही हो जाएगा। तो सो उससे डर कम होता है, एक साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट आता है कि चलो बहुत कम है, आपको करने के लिए बहुत चीज़ें कम है। और अगर मैं क्या करता हूँ, ट्राई कर रहा हूँ और चैप्टर में जितने नंबर ऑफ आंसर्स हैं उनको ना नंबरिंग दे रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6, और उनको नंबर वाइज याद कर ले रहा हूँ। ऐसे फिल्म थ्योरी में भी मैंने यही किया था और ऑडिट में भी, और ट्राई कर रहा हूँ कि सब मैं ऐसे करूँ कि नंबर वाइज थ्योरी आंसर प्रिपेयर कर लो कि नंबर 1 पे ये वाला क्वेश्चन था, फिर उसका आंसर बता दो, नंबर 2 में ये क्वेश्चन था, उसका ये आंसर था, ऐसे 15 17 20 30 जितने भी तुम्हारे हर चैप्टर के आंसर्स हैं, सो नंबर वाइज दे दो। और छोटे छोटे नोट्स बना लो एकदम क्रिस्प वाले, एकदम ऐसे A4 साइज़ के, कि तुम हाथ में लेके ऐसे पन्नों को ऐसे घूमो इधर उधर और उनको रिवाइज करते रहो बार बार। ठीक है, सो ये सब था, शेयर कर रहा हूँ कुछ चीज़ें और इनको यूज़ करना। और मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी अपने नोट्स बनाए, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, तो मत ले ली उसको भाई, ऑलरेडी मेहनत करिए तो वो उसको वेस्ट मत करियो, उसको ही करियो। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन है कि आपको दिक्कत हो रही है अगर नोट्स बनाने में, आपको नहीं हो रहा है, जम रहा है, आपको बड़े बड़े आंसर्स लग रहा है, आपको लग रहा है कि इतना बड़ा कैसे याद करूँ या इसमें से एग्जैक्टली कैसे उठाऊँ, सो मैं को कैसे आ रहा है ये सब करना। मैं क्योंकि बार बार रैंकर्स की चीज़ें देखता हूँ, मैं अतुल अग्रवाल जैसे पर्सन, यहाँ से हेमंत सोमानी जैसे पर्सन, जिन्होंने अपनी कीवर्ड्स को हाईलाइट करके अपने क्वेश्चन बैंक बनाया है, जिन्होंने एक्सप्लेन किया है कैसे तुम प्रिपेयर करो, कैसे अंडरलाइन करो, इनकी बातें सुन के मैं आपको सिर्फ शेयर कर रहा हूँ और उनके नाम भी तो ले रहा हूँ, क्योंकि भाई जाके ये मेरा कंटेंट नहीं है, दिस इज़ नॉट माय सोर्स, इनसे इन्होंने ये किया है, ये लोग रैंकर लोग हैं, मैं मेरे को भी करना है ऐसा। ठीक है, अभी
जस्ट एक मंथ पहले है, मैं ये सब आपसे शेयर कर रहा हूँ। अभी हो सकता है 1 मंथ बाद मैं मे बी क्लियर करूँ, मे बी क्लियर ना करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने हार्ड वर्क कम किया है। सो मेरा अप्रोच सही है, मेरा मानना है। इंटर में भी मैंने सेम अप्रोच फॉलो किया था। इंटर में मुझे याद है, मेरे को ऑडिट में 68 आए थे एंड EISSM में 70 एंड थियरी में अच्छे 60s में मार्क्स आए थे। 5 सब्जेक्ट्स में एग्जामेशन आई थी मस्त। सो मुझे ध्यान है कि मैंने तब तो नया नवेला बच्चे होते हैं अपन, तो तब मैंने इंटर में एक चीज़ सही की थी कि मैंने ICAI का पूरा मटेरियल रेफर किया था, और वही मैंने जो आपसे शेयर किया कि A4 साइज़ पेपर भी मस्त बना के उसको थोड़ा फ्यू टाइम्स रिवाइज़ किया था, तो मुझे एग्जाम्स में अच्छे गए थे। और लिटरली मैंने एग्जाम्स में EIS एग्जामेशन आई थी मस्त। सो मुझे ध्यान है कि मैंने तब तो नया नवेला बच्चे होते हैं अपन, तो तब मैंने इंटर में एक चीज़ सही की थी कि मैंने ICAI का पूरा मटेरियल रेफर किया था, और वही मैंने जो आपसे शेयर किया कि A4 साइज़ पेपर भी मस्त बना के उसको थोड़ा फ्यू टाइम्स रिवाइज़ किया था, तो मुझे एग्जाम्स में अच्छे गए थे। और लिटरली मैंने एग्जाम्स में EISSM जैसे हो गया, सो मैंने जैसे स्वप्निल भट्टी सर के यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे थे EISSM के, तो मुझे कॉन्सेप्ट लिटरली प्यार हो गया था। EIS एंटरप्राइज इन्फॉर्मेशन सिस्टम से मेरे को लिटरली प्यार हो गया था। तो मैं बहुत पेपर मेरा टाइम पे हो भी गया था, और फिर मैंने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स वगैरह डाल के आया था आंसर्स में, मस्त पूरा दिल से लिख के आया था पेपर। तो उसमें मेरे को अच्छे मार्क्स 70 मार्क्स आए थे। तो मैं कम डिजर्व कर रहा, मतलब कम एक्सपेक्ट कर रहा था, तो ज़्यादा ही आए थे, और क्लासेस भी नहीं लगाई थी मैंने। सो इंटर में अच्छा था मेरा स्कोर सेल्फ के हिसाब से। ओके, सो मेरा अप्रोच मुझे लगता है मेरा सही था, और फाइनल में होपफुली मैं पास हो जाऊँ। अभी मैंने लास्ट कुछ महीनों से, लास्ट 2-3 महीनों से मैं मेहनत कर रहा हूँ। सो ट्राई कर रहा हूँ कि इतने एफर्ट डाल दूँ कि अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊँ एटलीस्ट। बट ठीक है, कोई भी नहीं भी हुआ तो अगर उसका फिर ये रहेगा कि मेरे एफर्ट्स कम थे, मेरा अप्रोच सही था। तो मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मेरा अप्रोच शेयर कर रहा हूँ। सो ठीक है, चलो एक दूसरे को ऑल द बेस्ट बोलते हैं। चलो ऑल द बेस्ट, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।